हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज में। तो आज मैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाना चाहती हूँ, जिसका नाम है एकता प्रणाली। एकता का मतलब क्या होता है? अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें एकता का मतलब पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, एकता जो है वो फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है भूमि। यानी कि एकता का मतलब क्या होता है? भूमि। तो ज़रूर ये कोई ऐसी प्रणाली होगी जो भूमि से रिलेटेड होगी। तो आप ये अनुमान लगा रहे होंगे। तो अब चलिए इसके बारे में कुछ आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट में कुछ इंट्रोडक्शन इस प्रणाली से रिलेटेड देना होगा, जैसे कि हमें इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो ये जो प्रणाली है इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी और 1260 में ये पूरे भारत में फैल गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अंत में समाप्त कर दिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकता प्रणाली की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो इसमें हमें ये लिखना होता है कि ये प्रणाली आखिर समाप्त क्यों हो गई, या फिर इस प्रणाली में क्या क्या कमियां आ गई थी। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना होता है। अलग अलग शासकों के शासनकाल में इस प्रणाली में क्या क्या बदलाव आए, वो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी होती है। तो और इसके बारे में हमें ये जानना होगा कि इस प्रणाली की शुरुआत पहले ही फारस में हो चुकी थी। ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कुछ, तो आपको इसके बारे में ये भी थोड़ा बताना होगा, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है वो फैक्ट मांगती है। तो आपको फैक्ट भी देना होगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस प्रणाली की शुरुआत पहले ही फारस में हो चुकी थी और वहाँ पर इसकी शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने वहाँ पर इस प्रणाली की शुरुआत की थी। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी नाम की एक जगह दी थी। जो हासी है वो एकता है, यानी कि भूमि है, यानी कि ज़मीन है। और ये ज़मीन जिसको दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था इक़्तादार। तो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इक़्तादार थे। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हासी नाम की एक जगह दी थी और नसीरुद्दीन कुबाचा को भी उन्होंने उच्च नाम की एक जगह दी थी। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों से पता चलता है कि जो एकता प्रणाली है वो भारत में अस्तित्व में आने से पहले फारस में अस्तित्व में आ चुकी थी। तो आप ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ गए होंगे। जो इल्तुतमिश है उन्होंने सुल्तानी व्यवस्था का आरंभ किया था। इन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली में 26 वर्ष तक शासन किया था। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने भारत में 26 वर्ष तक शासन किया था और ये सुल्तान बनने से पहले बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके सूबेदार थे। इसने 40 सूबेदारों को मिलाकर एक सेना बनाई, जिस टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तिकण ए चहलगानी। यानी कि उस सैन्य टुकड़ी को कहा जाता था तिकण ए चहलगानी। तो इस तरीके से ये एक फैक्ट है। भारत में इस प्रणाली की शुरुआत से पहले ये फारस में भी आ गई थी और इसकी शुरुआत वहाँ पर मोहम्मद गौरी ने की थी। ये आप इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एकता के प्रकार, यानी कि एकता आखिर कितने टाइप की होती थी। तो जो एकता थी उसे मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, छोटी एकता और बड़ी एकता। जो छोटी एकता हुआ करती थी वो दी जाती थी सैनिकों को, यानी कि जो छोटी ज़मीन हुआ करती थी वो सैनिकों को दी जाती थी। और जो बड़ी एकता थी वो दी जाती थी सेनापति को, यानी कि सैनिकों के चीफ एंड कमांडर्स को। तो आप ये समझ गए होंगे, यानी बड़ी एकता मीन्स बड़ी ज़मीन
और छोटी इक्ता मीन्स छोटी ज़मीन। तो आप ये समझ गए होंगे कि इक्ता मेनली 2 प्रकार की होती थी। अब इस प्रणाली को अपनाने के पीछे ज़रूरत क्या पड़ी, यानी कि इस प्रणाली को आखिर अपनाया ही क्यों गया। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मुद्रा का अभाव, यानी कि पैसों की कमी। उस समय पे पैसों की कमी हुआ करती थी। तो आप वस्तु विनिमय प्रणाली को तो जानते ही होंगे, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम। तो इस तरीके से जो शासक थे, यानी कि जो सुल्तान थे, उन्हें लगा कि वो अपने अधिकारियों को वेतन कैसे देंगे। तो इस तरीके से मुद्रा का तो अभाव था, इसलिए उन्होंने ये प्रणाली निकाली ताकि जो उनके अधिकारी हैं उन्हें पैसे भी मिल जाए और वो वहाँ पर राजस्व वसूल करके राजा का राजकोष भी भर दे। तो इस तरीके से राजा की आमदनी भी हो जाए और वो उनको वेतन भी देता रहे। तो इस तरीके से सारा कामकाज चलता रहे। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे। और इसका सेकंड पॉइंट था राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से, यानी कि जो राजा था उसे राजस्व मीन्स टैक्स हासिल करने के लिए उसने इस प्रणाली को अपनाया था। अब वो कुछ ज़मीन बांट दिया करता था छोटे छोटे टुकड़ों में। अब वहाँ पर वो किसी किसी को इक्ता दे दिया करता था, वो इक्तादार बन जाते थे। तो जो उस पर्टिकुलर जगह का इक्तादार है वो वहाँ के लोगों से खेती करवाता था, एग्रीकल्चर और बहुत सारे काम करवा के वहाँ के लोगों से टैक्स हासिल करता था और अपनी ज़रूरत के लिए रख कर बाकी का जो हिस्सा था वो राजा को दे दिया करता था। तो आप ये समझ गए होंगे। तो इससे फ़ायदा किसका होगा? इससे फ़ायदा राजा का ही होगा। उसे बिना किसी मेहनत के उसके राजकोष में पैसे जमा होते रहेंगे। तो इसलिए उसने इस प्रणाली की शुरुआत की। थर्ड पॉइंट आता है वस्तु विनिमय, यानी कि एक्सचेंज सिस्टम। तो मुद्रा का अभाव था, पैसे ना देने के लिए उन्होंने ये प्रणाली निकाली ताकि उन्हें पैसों का इस्तेमाल ना करना पड़े, ताकि वो ज़मीन देकर अपना काम चला सके। तो थर्ड पॉइंट वस्तु विनिमय था। आप ये समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इक्तादारों के कार्य, यानी कि जिनको इक्ता दी गई आखिर उनका काम क्या होता था, यानी कि इक्तेदारों का क्या काम था। जो इक्तेदार थे वो अपनी इक्ता में प्रशासनिक और सैनिक कार्य कर सकते थे, यानी कि उन्हें जो पर्टिकुलर ज़मीन दी गई है उसके अंदर वो प्रशासनिक और सैनिक कार्य कर सकते हैं, यानी कि वहाँ के लोगों से काम करवा सकते हैं, वहाँ पर अपना शासन थोड़ा बहुत लोकल लेवल पर चला सकते हैं और वहाँ पे अगर किसी सैनिक कार्रवाई की ज़रूरत पड़े तो वो भी करवा सकते हैं। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट है अपनी आवश्यकता अनुसार वेतन निकालकर जो बचा हुआ हिस्सा है जिसे फाजिल कहा जाता था वो राजा के राजकोष में जमा करना होता था उनका काम, यानी कि जो भी पैसा बच गया है टैक्स में से अपनी ज़रूरत निकाल कर वो राजा के राजकोष में जमा करना। और तीसरा काम था सुल्तान के नाम से अपनी इक्ता में शासन करना, यानी वो राजा के नौकर तो हुआ करते थे लेकिन अपनी जो इक्ता थी यानी अपनी ज़मीन जो उन्हें दी जाती थी उनके मालिक हुआ करते थे। तो वो अपने सुल्तान के नाम से उस जगह में उस इक्ता में शासन किया करते थे। और चौथा काम था इन्हें सिक्के चलाने का अधिकार तो नहीं था और इनका पद वंशानुगत भी नहीं था, यानी कि ये कुछ सिक्के नहीं चला सकते थे और अपने नाम के सिक्के नहीं चला सकते थे और इनका पद जो था वो वंशानुगत नहीं था, यानी पैट्रियार्ची नहीं थी, यानी कि वो ऐसे नहीं बनते थे कि पिता के बाद पुत्र बन गया, पुत्र के बाद उसका पुत्र बन गया, ये नहीं था। राजा जिसको भी नियुक्त करता था वो ही इक्तादार बनता था, इनका पद वंशानुगत नहीं था। और पांचवा कार्य है कि सैनिकों को हथियार से लैस रखना, यानी कि जो इक्तेदार थे उनका काम था सैनिकों को हथियार से लैस रखना, यानी कि उनको हथियार ना देना। और इनका छठा काम था हिंदू सामंतों व विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध करना, यानी कि जो हिंदू सामंत हैं और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके विरुद्ध युद्ध करना, यानी अगर वो विदेशी आक्रमणकारी वहाँ पर आक्रमण करते हैं तो उनसे सुरक्षा करना, उनके विरुद्ध युद्ध करना।
और 7वां पॉइंट था शहरों व चौकियों में सैनिकों को नियुक्त करना, यानी कि जो उनकी एकता है वहाँ पर लोगों की सेफ्टी के लिए वहाँ पर सैनिक अड्डे बनाना और वहाँ पर सैनिकों को नियुक्त करना, यानी कि उनकी निगरानी में रखना लोगों को। और 8वां पॉइंट था विद्वानों, कलाकारों व लोकप्रिय व्यक्तियों को भूमि अनुदान देना, यानी कि वो एक ना व्यक्ति को नज़र में रखते थे कि ये इंसान भला है, ये समाज सेवी है, ये लोकप्रिय है। तो इस तरीके से वो बड़े बड़े विद्वानों को, कलाकारों को और लोकप्रिय व्यक्तियों को भूमि अनुदान देते थे, यानी कि एकता दान करते थे। और इसका 9वां पॉइंट है दीवाने बाजारे के पास लेखा जोखा भेजना, यानी कि जो उनकी एकता में कितनी आमदनी हो रही है, कितना टैक्स उन्हें मिल रहा है और कितना वो भरपाई अपना कर रहे हैं। 9th जो उनका काम था इक्तादारों का, वो दीवाने बाजारे के पास लेखा जोखा भेजते थे, यानी कि जो उन्हें एकता दी गई है वहाँ पर कितना टैक्स उन्हें मिला और कितना उन्होंने अपनी सेना में खर्च किया और कितना उन्होंने अपनी हथियारों में खर्च किया और कितना फाजिल हिस्सा बचा। तो इस तरीके से उन्हें पूरा हिसाब किताब जो था वो राजा को देना पड़ता था, दीवाने बाजारे के पास भेजना पड़ता था। तो ये आप समझ गए होंगे, ये उनके कुछ कार्य थे। और जो इक्तेदार हुआ करते थे वो एकता की आय और खर्च में अक्सर हेराफेरी किया करते थे, जिसे रोकने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। जैसे कि जो बलबन है, ये बलबन का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो बलबन है ये एक सुल्तान था दिल्ली का। तो इसने क्या करा, इसने ख्वाजा नाम के एक अधिकारी को नियुक्त किया जो एकता की भूमि के आय का आकलन करता था, यानी कि जो भूमि दी गई है हर किसी अधिकारियों को अलग अलग विभाग के दौरान रखा गया था, उनसे जो भूमि थी वहाँ पर कितनी आय हुई है और उन्होंने कितनी खर्च की है इसका आकलन वो रखता था। कौन? ख्वाजा नाम का अधिकारी, जिसे बलबन ने नियुक्त किया था। और एक और नाम आता है यलबन, ये है यलबन। तो जो यलबन था उसने कठोरता की नीति अपनाते हुए इक्तादारों पर अधिकार केवल सेवा काल तक ही सीमित कर दिया, यानी कि जब तक वो सेवा काल में है, जब तक कि वो काम कर रहे हैं, जब तक उन्होंने अपनी विश्वास राजा के प्रति बनाए हुए हैं, तब तक ही वो अपनी एकता में शासन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यलबन ने ये कठोरता की नीति अपनाई। और अलाउद्दीन खिलजी, इनका नाम बहुत ही फेमस है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को मतलब क्यों समाप्त किया, इनके एकता प्रणाली में क्या क्या इनके द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम थे, तो उनका एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने का तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि अब भूमि नहीं दी जाएगी, उन्हें नगद पैसे ही दिए जाएंगे और सैनिकों की सभी एकताएं समाप्त कर दी उन्होंने। तो ये उनकी तरफ से उठाया गया कदम था। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने अपने काल में इक्तादारों को इस बात के लिए विवश किया कि वे सुल्तान के हिस्से को तुरंत हर वर्ष भेजते रहे। जो इक्तादार बेईमानी करते थे, जो अपना विश्वास खो देते थे, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाता था। और जो इब्न बतूता है, जो यात्री है, ये आपने पढ़ा होगा पहले ही। जो इब्न बतूता था यात्री, उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक एकता हेतु 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। इसके शासनकाल में, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, जो मोहम्मद तुगलक था उनके शासनकाल में एकता प्रणाली में जो अधिकारी चोरी किया करते थे, बेईमानी किया करते थे, उनको रोकने के लिए इब्न बतूता के द्वारा बताया गया है कि वो एक एकता के लिए 2 अधिकारी नियुक्त कर रखा था कि इन्होंने मोहम्मद तुगलक ने, यानी कि 2 अधिकारी एक एकता पर देखरेख करेंगे कि वहाँ पर जो ज़मींदार है, जो एकतादार है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, हेराफेरी तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से ये प्रावधान मोहम्मद तुगलक ने किया। तो 2 अधिकारी थे, उनका पहले का नाम था वली उल खराज, यानी कि लगान वसूल करने वाला,
और जो दूसरा अधिकारी था उसका नाम था अमीर, जो सेना की देखरेख करता था। तो इस तरीके से ये दोनों अधिकारी मोहम्मद तुगलक ने देखरेख के लिए नियुक्त किए थे। जो फिरोज शाह तुगलक है, उनके शासनकाल में इक्ताओं पर नियंत्रण ढीला पड़ गया था और उसने अपने सैनिकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा को दोबारा लागू कर दिया, यानी कि भूमि दोबारा से उन्होंने इक्ता बांटना शुरू कर दिया। और जो फिरोज तुगलक है, उन्होंने इस व्यवस्था में पैट्रियार्ची को अपना लिया, यानी कि वंशानुगत प्रणाली को अपना लिया था कि इन्होंने फिरोज तुगलक ने। तो इस तरीके से आज का टॉपिक इक्ता प्रणाली आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।